हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? ठीक हूँ सर। कौन सी क्लास नंबर बताइए आज? लिखिए, क्लास नंबर सेकंड लिखिए। डेप्रिसिएशन की क्लास नंबर सेकंड। पिछले क्लास में बहुत बेसिक्स बातें मैंने की थी आपसे। डेप्रिसिएशन का मीनिंग बताया था, याद है? और डेप्रिसिएशन निकालने के एक तरीका बताए थे। कौन सा तरीका था वो? बोलो। स्ट्रेट लाइन मेथड। बिल्कुल सही बात। आ जाओ, स्ट्रेट लाइन मेथड से आज हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, उसको और भी बढ़िया से समझाएंगे। लिखो। दूसरा मेथड के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में बात करो। लिखो। स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चों? बोलो। SLM। इसको शॉर्ट में SLM मेथड कहते हैं। और मैंने कल क्लास में क्या समझाया था? इसी मेथड का और सब नाम क्या है? बताओ। और नाम इसका क्या है? इसका नाम था ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। किसी भी नाम से एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए सारे नाम का डिस्कस करना क्या है? जरूरी है। सबके बारे में बताना जरूरी है। मान गए? यस सर। अब आगे बढ़ें। हम्म। अब देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले लिख लो इस चीज़ को। ये तो बात जानते हो कि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन की अमाउंट हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। देखो, फॉर्मूला से पहले मैं दो बार बताता हूँ, सुनो ध्यान से। दो तरीके से निकाल सकते हैं हम। एक तो ये होगा कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी गिवन। ये मत समझना कि हमेशा क्या होगा, फॉर्मूला ही अप्लाई होगा। कभी कभार क्या होता है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको दे रखा होगा। जैसे मान लो ओरिजिनल कॉस्ट है 10 लाख और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%। तो अब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे पता है ईयरली डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, 1 लाख। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा क्या किया, डेप्रिसिएशन क्या किया, ईयरली निकाल दिया। डेप्रिसिएशन ईयरली निकाल दिया। मान गए? अब क्या होता है कि मान लो कभी कभार क्या होता है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन। ध्यान समझना बच्चा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन। बात समझ गए? उसमें क्या करोगे? अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, एंड स्क्रैप वैल्यू इज गिवन। स्क्रैप वैल्यू इज गिवन। अब ये कहोगे कि सर स्क्रैप वैल्यू क्या होता है? पूछ सकते हो मेरे से, पूछो। सर स्क्रैप वैल्यू क्या होता है? क्या होता है देखो। तीसरा, ओरिजिनल कॉस्ट इज गिवन। बस इसमें क्या नहीं दिया हुआ है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, वो नहीं दिया हुआ है। यह नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे इसी सवाल में ओरिजिनल कॉस्ट आपका 10 लाख है और स्क्रैप वैल्यू है 1 लाख। स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है, अगर 10 लाख के डेप्रिसिएशन को आप यूज़ करोगे। एक चीज़ और दे रखा होगा, नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ, ये भी दे रखा होगा, नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ। और वो क्या दिया हुआ है? मान लो 10 ईयर्स दिया हुआ है।
एक मशीनरी है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 10 लाख है। इसको आप परचेज करते हो और इसका लाइफ क्या है, यूज़फुल लाइफ मतलब हुआ कितने साल तक इससे आप काम ले सकते हो, कितने साल तक, बोलो, 10 ईयर्स तक। कितने साल तक काम ले सकते हो बच्चे, बोलो जल्दी से, 10 ईयर्स तक। इसका मतलब 10 ईयर्स के बाद ये क्या हो जाएगा, ये कबाड़ी हो जाएगा। हिंदी में लिखता हूँ मैं, देखो ये कबाड़ी हो जाएगा। कबाड़ी होने को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोलो, स्क्रैप वैल्यू, मतलब कबाड़ी में बेचने वाला वैल्यू। सुन रहे हो मेरी बात, फिर से लिखता हूँ, देखो, कबाड़ी में, कबाड़ी को देखो ना, कबाड़ी को बेचने वाला वैल्यू। अब इससे ज़्यादा खुल के मैं क्या कह सकता हूँ, क्या कहलाता है, कबाड़ी को बेचने वाला वैल्यू क्या कहलाता है, स्क्रैप वैल्यू कहलाता है। मान गए जी, जल्दी बोलो। हाँ सर। तो जब कोई मशीनरी अपना यूज़फुल लाइफ खो चुका है, उसके बाद जो उसके स्केलेटन बचे हुए हैं, उसके बाद जो उसके रिमेन्स बचे हुए हैं, जैसे मान लो तुम्हारा लैपटॉप है, ख़राब हो गया, 10 साल यूज़ किए, 5 साल यूज़ किए, और वो बेकार है, कहीं काम का नहीं है, कोई कबाड़ी वाला आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ी वाला, और वो ले जाएगा उसको। मोबाइल कबाड़ी में ही जाता है, अल्टीमेटली डिस्पोज ऑफ होता है। तो वो जो उसकी वैल्यू होगी, उसी वैल्यू क्या बोलते हैं हम, उसी बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। इसका मतलब है जो मशीनरी आपने 10 लाख की परचेज की थी, देखो, ओरिजिनल कॉस्ट था उसका 10 लाख, आज उसको बेचोगे तो स्क्रैप वैल्यू कितना मिलेगा, 1 लाख। इसका मतलब है कि 9 लाख रुपीस क्या हुआ, आपने मशीनरी को यूज कर लिया। द वैल्यू ऑफ मशीनरी, द वैल्यू ऑफ मशीनरी या कोई भी एसेट, द वैल्यू ऑफ एसेट ले लो, कोई बात नहीं, वैल्यू ऑफ एसेट यूज्ड अप इन 10 ईयर्स, 10 साल में आपने एसेट्स की कौन सी वैल्यू यूज करी, 9 लाख। मान गए, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मतलब ये हुआ कि 10 लाख रुपया तुम्हारे पास है ना, उसका दो हिस्सा हो गया, एक 9 लाख हो गया और दूसरा 1 लाख हो गया। 1 लाख तो एक स्क्रैप वैल्यू है, और 9 लाख क्या है, 9 लाख है टोटल यूज्ड अप वैल्यू। इसको टोटल कंज्यूम्ड वैल्यू भी कह सकते हो। आपने इतना कंज्यूम कर लिया, मशीनरी की ये वैल्यू आपने कंज्यूम कर ली, यूज कर ली, और इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन, मतलब टोटल डेप्रिसिएशन। ये टोटल डेप्रिसिएशन है ऑफ व्हाट, ऑफ 10 ईयर्स। 10 साल की ये टोटल डेप्रिसिएशन हुई। जितनी वैल्यू आपने कंज्यूम करी, मतलब उतनी वैल्यू उसकी गिर गई, उतनी वैल्यू उसकी कम हो गई, वही उसका डेप्रिसिएशन है। और ये कितने साल में हुआ है, 10 साल में हुआ है। 10 साल में, इसका मतलब है 10 ईयर्स में अगर आपने कंज्यूम किया 9 लाख, किया ना, तो एक साल में क्या कंज्यूम किया होगा, 9 लाख डिवाइड बाई 10, दैट इज व्हाट, 90,000, 90,000 कंज्यूम किया होगा। इसका मतलब एक साल में आपने 90,000 कंज्यूम किया होगा। इसका मतलब आपका ईयरली डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 90,000। ये तो एक छोटी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुआ, लेकिन अगर इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि बच्चे आजकल क्या करते हैं ना, फॉर्मूला ही याद रखते हैं, लॉजिक कहाँ याद रखते हैं बच्चे। अगर उसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, सर, ईयरली डेप्रिसिएशन इक्वस टू होगा ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ मशीनरी यूज्ड। जितने साल उसका यूज मत लिखो,
नम यूजफुल लाइफ, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी। बताइए, अब इसको देख के बताओ मुझे, ओरिजिनल कॉस्ट कितना, जल्दी बोलो। ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? 10 लाख, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 1 लाख, डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ कितना है? 10 ईयर्स। तो क्या हो गया ये? 9 लाख डिवाइड बाय 10, दैट इज 90,000 पर ईयर। 90,000 पर ईयर। क्या बोलते हो, जल्दी बोलो। समझ में आई बात? देखो ना, मैंने अपने तरीके से सिखा दिया निकालने के लिए कि ओरिजिनल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दो। ठीक है जी, बोलो। हाँ सर, ओरिजिनल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस किए तो क्या आ गया? ये आ गया मशीनरी टोटली यूज्ड अप। इसी यूज्ड अप को क्या बोलते हैं? टोटल डेप्रिसिएशन कहते हैं। ऑफ कितने साल? 10 ईयर्स। 10 ईयर्स का डेप्रिसिएशन अगर 90,000 है, 9 लाख है सॉरी, तो एक साल का क्या होगा? 90,000 ईयरली डेप्रिसिएशन। उसको फॉर्मूला कर दिया तो क्या हो गया? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी। ये हो गई बात। कुछ पूछना चाहते हो यहाँ तक? अगर यहाँ पे हम परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना चाहें तो क्या होगा? डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज तो ऐसे निकालते हैं ना। डेप्रिसिएशन जो ईयरली डेप्रिसिएशन कितनी है? 90,000 डिवाइड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई 100। कितना हो गया? ये हो गया 9%। क्या हो गया? 9%। मान गए? 9%। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हो। सवाल में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। डेप्रिसिएशन निकल गया, उसको ओरिजिनल कॉस्ट से डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लाई 100 कर दिए, और क्या है इसमें? मान गए? यस सर। यहाँ पे डिवाइड ओरिजिनल कॉस्ट से करना, स्क्रैप वैल्यू से नहीं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑलवेज किस पे निकाली जाती है? ओरिजिनल कॉस्ट पे। लिख देता हूँ इस बात को मैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ऑलवेज ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं। क्या कहते हो? क्लियर है? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सवाल पे आते हैं। पहला सवाल इलस्ट्रेशन छोड़ दो, सेकंड से आ जाओ। पेज नंबर 10.40। कुछ कुछ सवाल जल्दी। फर्स्ट में कुछ भी नहीं है, फर्स्ट में क्या समझाऊँ? चलो फर्स्ट भी समझ लो यार, फर्स्ट ही समझ लो। चलो 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 पेज नंबर 14.9 यहाँ से स्टार्ट करो। देखो चलो लिखो जो सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। अंडर SLM अ परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। हाँ, अच्छा सॉरी, कहाँ पे है? चलो देखता हूँ मैं क्या है। ठीक है, हाँ ये अलग चीज़ है, इसको भी मत करो। सुनो क्यों? क्योंकि ये मशीनरी की वैल्यू निकालने वाला कॉस्ट है। ये अब अगली क्लास में समझाएंगे आपको हम। अभी मैंने दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर लिया है ना, तो ये GST CGST इसमें है, इस ये वैल्यू निकालने वाला है, तो अभी ये टॉपिक नहीं है ना, अदरवाइज आउट ऑफ टॉपिक चले जाएंगे हम। हाँ ठीक है, वो हम करा देंगे। कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, करा देंगे। मुझे बता देना, मैं करा दूंगा एक क्लास उस पर। आ जाओ जी।
आ जाओ सेकंड क्वेश्चन देखो फिर किस पे 14.10 पे। कल मुझे ज़रूर पूछना, मैं बताऊंगा कल। पहला सवाल, पहला सवाल। आज का टॉपिक डिफरेंट हो गया ना, तो आज मैं वो क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, अदरवाइज क्लास किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा। देखिए, अब फर्म बाउट अ मशीनरी फॉर ₹7,40,000, मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल कॉस्ट कितना हो गया, 7,40,000। इसको परचेज प्राइस बोलो। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको और मिलेगा। परचेज प्राइस है 7,40,000, 60,000 स्पेंट ऑन इंस्टॉलेशन, यहाँ लिखो प्लस इंस्टॉलेशन। क्या इंस्टॉलेशन का मतलब समझते हैं? कोई भी चीज़ अगर आप परचेज करोगे, मान लो कोई मशीनरी परचेज किया आपने, या टीवी परचेज किया, या एलसीडी परचेज, एलईडी परचेज, कुछ भी परचेज किया, तो क्या घर में उसको इंस्टॉल नहीं करवाओगे? क्या एलईडी अपने आप दीवार में चिपका दोगे क्या उसको? अरे ड्रिल मशीन वाला आएगा, टीवी वाला आएगा, उसमें केबल तार जोड़ेगा, बहुत सारा काम उसमें करना होता है, 1.5 घंटा लग जाता है। तो मान लो टीवी आपने परचेज किया 50,000 का, और 1,000 रुपये आपसे इंस्टॉलेशन कॉस्ट लग गया। तो जब तक आप टीवी देखना स्टार्ट करोगे घर में, तब तक कितने खर्च कर दिया आपने? 50,000 उसकी कॉस्ट, और 1,000 उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट, दोनों मिला कितना हो गया? 51,000। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके टीवी का कॉस्ट एक्चुअल में क्या है, तो क्या कहोगे? 51,000। जो भी इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है ना, वो भी मशीनरी की कॉस्ट का पार्ट होता है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखो, यहाँ लिखता हूँ, देखो, इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज द पार्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी, या कोई भी एसेट हो, कोई भी एसेट हो ना, उसको अगर आप परचेज करते हो, तो उसको परचेज करने के बाद उसको इंस्टॉल करने में जो पैसा लगाते हो, वो पैसा क्या होता है, बोलो? पैसा क्या होता है? वो पैसा भी क्या माना जाता है? पार्ट ऑफ मशीनरी माना जाता है, मशीनरी कॉस्ट का हिस्सा माना जाता है उसको। मान गए? तो इसका मतलब है कि अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, बोलो? इसकी वैल्यू हो गई 8 लाख। ये इसका ओरिजिनल कॉस्ट हुआ, ये वो ओरिजिनल कॉस्ट, मशीनरी का ओरिजिनल कॉस्ट, इसको 8 लाख माना जाएगा, क्योंकि इंस्टॉलेशन कॉस्ट को आप क्या करोगे, उसमें ऐड करोगे। यहीं पे एक बात मैं आपको और चीज़ बता देता हूँ। मान लो टीवी आपने इंस्टॉल कर दिया, उसको आपने देखना स्टार्ट कर लिया, समझ गए? 1 साल बाद वो टीवी आपका ख़राब हो गया, उसको ठीक करने के लिए फिर से आपने किसको बुलाया? टेक्नीशियन बुलाया, और टेक्नीशियन फिर से आपसे क्या किया? 1,000 रुपये चार्ज किया, और वो क्या कराएगा? वो कराएगा रिपेयर, रिपेयर। हाँ, अरे मैं जानता हूँ वारंटी होती है, मेरा एग्जांपल ले लो यार। कॉस्ट ऑफ रिपेयर, मानता हूँ, कहोगे सर ऐसा कौन सा टीवी होता है 1 साल में ख़राब हो जाता है? ये इमोशनल बात होने का नहीं है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। भगवान करे आपका टीवी 20 साल तक ख़राब ना हो, नहीं होता है। लेकिन मान लो अगर हो गया, आपका कोई वारंटी गारंटी नहीं है, आपने 1,000 उसको और पे किया, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कॉस्ट ऑफ रिपेयर, या रिपेयर एक्सपेंस, जो भी कह दो आप। अब आप कहोगे सर अब तो मेरे टीवी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 50,000 का मैंने पहले परचेज किया था, 1,000 मेरे इंस्टॉलेशन लग गए थे, 51,000 हो गया, 1,000 रुपये मेरा और खर्चा हो गया, अब तो ये 52,000 का हो जाना चाहिए। मैं कहूँगा नहीं। क्यों नहीं? रिपेयर कॉस्ट is not added to the cost of assets। एसेट्स के कॉस्ट में रिपेयर की कॉस्ट को ऐड नहीं करते हैं। क्या सर कभी ऐड नहीं करते? मैंने ऐसा नहीं कहा।
ध्यान सुनना, देखना कितना ज़बरदस्त जानकारी आपको यहीं का यहीं मिल जाएगा। मान लो आप सेकेंड हैंड कार परचेज करते हो, मान गए, सेकेंड हैंड कार परचेज किया 5 लाख रुपए का, लेकिन उस कार को यूज़ करने से पहले आपने क्या किया, उसका रिपेयरिंग करवाया। आपने क्या किया, रिपेयरिंग करवाया, और उस रिपेयर में क्या किया, आपने 1 लाख रुपए खर्चा कर दिया। अब वो कार आपके हिसाब से यूज़ करने लायक बन चुका है। 5 लाख आपने उसको पैसा दिया, 1 लाख रुपए उसमें रिपेयरिंग करवाया, जिसको ओवरऑलिंग भी कहते हैं, ओवरऑलिंग करवाया। तो एक प्रकार से कार की कॉस्ट कितनी होगी, 6 लाख की हो गई। तो अब आप कहोगे सर अभी तो आपने कहा था कि रिपेयर की कॉस्ट को हम मशीनरी की कॉस्ट में प्लस तो नहीं करेंगे, कार की कॉस्ट में प्लस तो नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जब आपने सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज किया है तो सेकेंड हैंड मशीनरी को यूज करने से पहले, सेकेंड हैंड मशीनरी को यूज करने से पहले जो भी पैसा उसके ओवरहॉलिंग में लगता है, उसको साफ सफाई करने में, डेंटिंग पेंटिंग करने में, उसके सर्विसिंग में, एक बार जो पैसा पहली बार लगता है वो सारे के सारे पैसे कार के कॉस्ट में जोड़ दिए जाते हैं, ऐड कर दिए जाते हैं। तो कार की कॉस्ट क्या कितनी थी, 5 लाख, 1 लाख रुपये किसमें खर्चा हुआ, रिपेयर में, तो सब मिला कितनी कॉस्ट होगी उसकी, 6 लाख होगी। अब यहाँ पे कार की कॉस्ट कितनी मानी जाएगी, 6 लाख मानी जाएगी। लेकिन फिर यहाँ पे रिपेयर क्यों नहीं प्लस किया, अभी मैं दोनों का डिफरेंस समझाऊंगा। यहाँ पे रिपेयर क्यों नहीं प्लस किया, क्योंकि यहाँ क्यों यहाँ इसलिए प्लस नहीं किया, यहाँ इसलिए प्लस नहीं किया क्योंकि यहाँ पे टीवी को हमने 1 साल यूज़ कर लिया था, या 1 महीने यूज़ कर लिया था, या 1 दिन यूज़ कर लिया था। जब हम यूज़ कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं पुट टू यूज़। देखो उसको बोलते हैं, देखना देखना एक चीज़ समझाता हूँ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझ लो इस चीज़ को। सवाल तो हम कभी भी सिखा देंगे आपको, हम पहले समझ लो। यहाँ पर लिखता हूँ, साइड साइड क्यों लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ, देखो पुट टू यूज़। ध्यान सुनना, पुट टू यूज़ का मतलब क्या होता है। मान लो कि आपने टीवी परचेज किया और टीवी का डब्बा बिल्कुल बंद है, 1 सप्ताह तक आपने डब्बा खोला ही नहीं, वैसे ही पैक करके रखा हुआ है, 1 महीने तक नहीं खोला। इसका मतलब है कि ये मत समझना कि टीवी पे डिप्रेशन चालू हो चुका और टीवी पुराना हो चुका, नहीं। जब तक टीवी अपने डब्बे से बाहर नहीं निकलता, ध्यान सुन रहे हो जी, जब तक टीवी अपने डब्बे से बाहर नहीं निकलता, जब तक दीवार पे वो टंग नहीं जाता, और जब तक एक बार रिमोट ऑन करके हम चला नहीं लेते, तब तक उसको पुट टू यूज़ नहीं माना जाएगा। पुट टू यूज़ मतलब होता है एसेट को यूज़ करना स्टार्ट कर देना। लेकिन एक बार आपने रिमोट स्टार्ट किया, टीवी चल पड़ा, फिर आपने रिमोट बंद किया और फिर गेट बंद कर दिया और चले गए कोई घूमने, दूसरे शहर चले गए, साल भर बाद वापस आए, इसका मतलब ये नहीं आप कह सकते कि मैंने तो पूरे साल भर टीवी चलाया नहीं, मेरा बिल्कुल ब्रांड न्यू है। ऐसा नहीं, 1 मिनट भी अगर आपने यूज़ कर लिया उसको तो वो पुट टू यूज़ हो गया, वो सेकेंड हैंड मशीनरी हो गया। लेकिन अगर मान लो आप अपने घर में टीवी का डब्बा बिल्कुल पैक करके रख दिया है और आप बाहर घूमने चले गए, 2 3 4 महीने बाद, 5 महीने बाद आए, तो जब तक वो पैक है तब तक वो सेकेंड हैंड नहीं है, तब तक वो फर्स्ट हैंड है, न्यू है बिल्कुल, क्योंकि वो पुट टू यूज़ नहीं हुआ है। इसका मतलब पुट टू यूज़ से पहले, बिफोर पुट टू यूज़। दूसरा क्या हो गया, बोलो, आफ्टर पुट टू यूज़। अब आप टीवी को क्या किया आपने, पुट टू यूज़ मतलब उसको रिमोट स्टार्ट करके देखने से पहले आपने क्या किया, एक्सपेंडिचर किया। एक्सपेंडिचर बिफोर पुट टू यूज़, एक्सपेंडिचर आफ्टर पुट टू यूज़। टीवी को देखने से पहले जो भी एक्सपेंडिचर आपने किया है वो सारे क्या कहलाएंगे, वो सारे इंस्टॉलेशन एक्सपेंस कहलाएंगे, और वो सारे क्या होंगे, द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीनरी होंगे। बात समझ गए, मैंने क्या कहा, एक बार मशीनरी को यूज़ करने से पहले जितने भी खर्चे होंगे उस मशीनरी से रिलेटेड सारे क्या हो जाएंगे, सारे मशीनरी के कॉस्ट में ऐड कर दिए जाएंगे। मान गए,
जैसे मान लो, एग्जाम्पल सुनो, ध्यान सुनना, जितनी कहानी सुनना आज की आज सुन लो, अगली क्लास से तो ढेर सारे सवाल करेंगे। मैंने कहा चलो और सुनो ढंग से। मैंने कहा कि आप टीवी खरीदने के लिए क्या किया आपने, आप दिल्ली में रहते हो, आप चले गए बैंगलोर। अब आप ये मत कह देना भला सर ऐसा कौन सा इंसान, मतलब ब्रेनलेस इंसान होता है जो टीवी खरीदने के लिए बैंगलोर जाएगा। अरे मान लो ना, मानने में क्या आता है। यहाँ से आप हवाई जहाज़ पे बैठे, 10,000 रुपये की टिकट ली और बैंगलोर पहुँच गए। वहाँ पर आपने 50,000 की टीवी परचेज़ करी। सुन रहे हो मेरी बात। और टीवी परचेज़ करने से पहले आप एक दिन होटल में ठहरे, वहाँ पे 10,000 आपने 20,000 आपने खर्च कर दिए। चलो 10,000 ही मान लो। वहाँ से अगले दिन मार्केट में गए, टीवी परचेज़ किया, एक 50,000 की टीवी हो गई। फिर उसको लेकर के एरोप्लेन से दिल्ली वापस आए, तो जाने का 10,000, होटल का 10,000, 50,000 की टीवी, दोनों मिला के, तीनों मिला के 70,000 हो गए। और आने की कॉस्ट 10,000, 80,000 हो गए। फिर एयरपोर्ट से घर तक आने का कॉस्ट 1,000, 81,000 हो गए। और फिर इस टीवी को इंस्टॉल करने का कॉस्ट 1,000, 82,000 हो गए। अब ये सारे कॉस्ट टीवी के कॉस्ट में जुड़ जाएगा। आपका टीवी कितने का पड़ गया बताओ। आपका टीवी हो गया 82,000 का, क्योंकि जितने भी एक्सपेंडिचर आपने किए हैं टीवी को यूज़ करने से पहले किया। देखो ना, पुट टू यूज़ से पहले किया। यही टीवी अगर आप अपने घर के आसपास मॉडल टाउन से, कमला नगर से, कहीं से खरीद लेते, किसी मार्केट से खरीद के ले आते, तो 50,000 का टीवी पड़ता। चलो 1,000 रुपया वो घर तक पहुंचाने का ले ले, 1,000 भी क्यों ले, 500 ले, 50,000 500 हो गया, 1,000 1500 इंस्टॉलेशन लेगा, 52,000 रुपये कॉस्ट पड़ गया। तो कोई भी इंसान कभी बैंगलोर जाएगा टीवी खरीदने के लिए? कभी नहीं जाएगा। लेकिन मैंने जानबूझ कर एग्जाम्पल दिया था कि देखो आप, कि अगर आप बैंगलोर से टीवी खरीदोगे तो जितने भी कॉस्ट आपको टीवी खरीदने में लगे हैं, यहाँ से जाना, वहाँ ठहरना, वहाँ से आना, फिर इंस्टॉल करना, सारे कॉस्ट किस में ऐड हो जाएंगे? टीवी में ऐड हो जाएंगे। कि टीवी को पुट टू यूज़ करने से पहले सारे खर्चे लग गए आपके। मान गए जी? क्यों नहीं बोल रहे? समझ गए यहाँ तक बात? मान गया, समझ गए ना। लेकिन एक बार टीवी हमने बैंगलोर से लाई हुई टीवी मैंने इंस्टॉल की और एक बार रिमोट ऑन किया, उसके बाद वो टीवी को बंद कर दिया। 1 साल बाद वो टीवी ख़राब हो गया। ख़राब करने के, ठीक करने के लिए उसमें कॉस्ट लगाए। वो कॉस्ट क्या कहलाएगा? एक्सपेंडिचर आफ्टर पुट टू यूज़। क्या कहलाएगा वो? एक्सपेंडिचर आफ्टर पुट टू यूज़। मान लो उसको ठीक करने के लिए आपने 5,000 रुपया लगाया, ये कॉस्ट रिपेयर है, ठीक है ना, कैन नेवर बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मशीनरी। मशीनरी की कॉस्ट में कभी भी इसको प्लस नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये कॉस्ट कब की है? पुट टू यूज से बाद की है। मान गए? क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे? पूछूं कि कोई भी एसेट को यूज करने से पहले अगर उस एसेट्स में कोई एक्सपेंडिचर लगता है तो वो एक्सपेंडिचर क्या होगा? उस एसेट के कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा, उस एसेट्स की कॉस्ट में जुड़ जाएगा। लेकिन एक बार यूज करने के बाद अगर आगे कभी कोई खर्च करते हो उस एसेट्स के लिए, तो वो कॉस्ट, वो एक्सपेंडिचर एसेट के टोटल कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। मान गए? मैंने बात किसकी करी थी? मैंने बात करी थी सेकेंड हैंड कार की। कितनी कॉस्ट की कार थी? 5 लाख की कार थी, याद है? यहाँ भी क्या हो, यहाँ भी दो बातें हो गई। यहाँ भी बात क्या हो गई? पुट टू यूज, उससे पहले और उसके बाद, बिफोर एंड आफ्टर। आपने सेकेंड हैंड गाड़ी परचेज करी, लेकिन अभी उस गाड़ी को चलाना स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि वो चलाने वाले कंडीशन में नहीं है, काफ़ी गंदा पड़ा हुआ है, उसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है, उसके व्हील बैलेंस ठीक नहीं है, बहुत कुछ गड़बड़ उसमें, स्क्रैचेस बहुत पड़े हुए हैं, इंजन काफ़ी आवाज़ कर रहा है, ब्रेक ठीक नहीं है, बात समझ गए? गियर बॉक्स ठीक नहीं है, बहुत सारे काम उसमें करने हैं। तो आपने क्या किया? सेकेंड हैंड मशीनरी खरीद ली, कार खरीद ली और उसको दे दिया किसी टेक्नीशियन को, भाई इसको पूरा नया कर दो, खूब सब कुछ, जितने पार्ट बदलने बदल दो, एकदम नया नया करके दो, 2 टन करके बढ़िया से हमारे पास पहुंचाओ। उसने क्या किया? 1 लाख रुपया खर्च किया
अब ये क्या हुआ, पुट टू यूज से पहले का खर्चा है ना, तो अब कार की वैल्यू कितनी हो गई, 5 लाख प्लस 1 लाख कितनी हो गई, 6 लाख की हो गई। अब गाड़ी आपके घर लेके आ गया आपका टेक्नीशियन और दिखा रहा है आपको, आपको देख के मज़ा आ गया, एकदम धुली हुई गाड़ी, साफ़ सुथरी गाड़ी। अंदर बैठे और मन किया कि एक ड्राइव लेके आते हैं, गए एकदम 5 10 15 किलोमीटर चला के आ गए, बढ़िया से गाड़ी एकदम बैठ के घर में पार्किंग में रख दिया उसको। ठीक है, अब 4 5 महीने आपने गाड़ी चलाई नहीं, मान गए। अब फिर से क्या हुआ, गाड़ी का बैटरी बैठ गया, उसमें कुछ और ख़राबी आ गई। उस खराबी को आपने ठीक करने के लिए मान लो आपने 10,000 रुपया और खर्चा किया। अब ये खर्चा आपने कब किया, एक बार गाड़ी चला लेने के बाद किया है। ओह, सुन रहे हो मेरी बात, एक बार कार को ड्राइव कर लिया, सर एक ही बार तो चलाया उससे क्या होता है यार, तुम 10 बार चला लो तुम्हारी मर्जी है, 5 बार चलाओ तुम्हारी मर्जी है, एक बार चला लिया हो गया, पुट टू यूज़ हो गया, पुट टू यूज़ हो गया, मान गए। हम्म। मैं एक हंसी मजाक में एक एग्जांपल तुम्हें देता हूँ, जैसे मान लो अभी तुम थोड़ा छोटा है लेकिन उतना भी छोटा नहीं समझ सकते हो, मान लो एक बंदा क्या करता है, शादी कर लेता है, समझ गया आपको, और शादी करके वो चला जाता है कहाँ, यूके चला जाता है, उसकी वाइफ यही रहती है। तो यूके में जाकर कोई उनसे पूछेगा कि आप मैरिड हो तो अनमैरिड हो, क्या कहेगा वो बताओ। मैं कह रहा हूँ कि एक बंदा इंडिया में शादी किया, वाइफ उसकी दिल्ली में रह गई और वो खुद चला गया यूके शादी के जस्ट बाद। तो यूके वाला कोई बंदा उनसे पूछेगा आप मैरिड हो या अनमैरिड, तो क्या कहेगा वो, मैरिड कहेगा। वो ये तो नहीं कहेगा नहीं यार मैं तो अनमैरिड ही हूँ, मैं तो एक मुश्किल से 1 दिन शादी की, 2 दिन शादी करी, 3 4 दिन मुश्किल से शादी में अपनी वाइफ को देखा भी ढंग से नहीं, मैं यूके आ गया, तो मुझे एक तरह से अनमैरिड ही मान लो, ऐसा तो कह सकता है क्या हो। भाई आप वाइफ का चेहरा देखे नहीं देखे, रहे नहीं रहे, फर्क नहीं पड़ता है, एक बार आपके शादी के सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लिए तो फिर क्या हो गए, शादीशुदा हो गए, मान गए। तो वही बात है, एक बार गाड़ी कोई, अगर आपने कोई मशीनरी कोई कार कोई सबको यूज़ कर लिया तो कर लिया, दूसरी बार नहीं चला तो नहीं चलाया, फ़र्क नहीं पड़ता, पुट टू यूज़ हो चुका है। मुझे विश्वास है आप समझ गए यहाँ तक बात है, क्या कहते हो, समझ गए। इसको हम कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, इट विल नॉट बी एडेड टू द कॉस्ट, इसको कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। अब देखो मैंने अभी अभी तक सवाल स्टार्ट भी नहीं किया और कितनी कितनी बातें मुझे आपको बतानी पड़ गई, लेकिन कोई बात नहीं, ये समझ लो कि ये सब कॉन्सेप्ट्स अगर आप अभी दिमाग में लेते जा रहे हो तो आने वाले टाइम में कोई भी सवाल आएगा तो धड़ल्ले से कर पाओगे, बिना किसी परेशानी के कर पाओगे। आइए अभी इधर उधर की बात नहीं करते हैं, अब बिल्कुल सवाल पे आते हैं। तो आपने क्या देखा सेकंड क्वेश्चन में, आपने क्या देखा, 7,40,000 की उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, मतलब कॉस्ट थी, उसमें आपने 60,000 और प्लस कर दिया, क्योंकि कौन सी कॉस्ट थी है, इंस्टॉलेशन। अब उसकी कॉस्ट होगी 8 लाख की, एक्चुअली उसकी कॉस्ट 8 लाख की ही मानी जाएगी, क्योंकि इंस्टॉलेशन क्या होता है, ऐड होता है। अब अगर ये सब बातें आप भूल जाओगे तो मैं क्या करूं बताओ, कितनी इंटरेस्टिंग बातें हैं, ध्यान दोगे सुनोगे बार बार पढ़ोगे तब सब कुछ याद रहेगा आपको। अकाउंटेंसी मजाक नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट में से माना जाता है, खासकर शुरुआत में जब बच्चे नए नए होते हैं, पहली बार अकाउंटिंग पढ़ना शुरू करते हैं, तो उनको पूरा एकदम दिमाग खोल कर बढ़िया से प्रैक्टिस करना चाहिए, नहीं तो कमज़ोर रह जाएगा सब्जेक्ट आपका बच्चा। ठीक है जी, राइट। अब देखो, अब सवाल में क्या ढूंढता हूँ, ओरिजिनल कॉस्ट तो मुझे मिल गया, मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ फिर से एक बार, मैं इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड कंटिन्यू कर रहा था ना, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, उसकी कॉस्ट कितनी हो गई बोलो, कॉस्ट हो गई उसकी ओरिजिनल कॉस्ट, उसकी हो गई कितनी, 8 लाख। वेरी गुड सर। हाँ, अब अगर अगर ऐसा बोलोगे तो मैं अपना सर खुद ही पटक लूँगा यहाँ पे। अब इतना देर से क्या पढ़ाया फिर बताओ। अ, हाँ क्यों नहीं पढ़ा पूरा बताओ, 7,40,000 उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, नहीं है उसकी पूरी कॉस्ट की, कितना हो गया, 8। हाँ इंस्टॉलेशन ऐड करोगे, इसका यूज़फुल लाइफ कितना है, यूज़फुल लाइफ कितना है, 5 इयर्स। जानकारी लिखो, इट्स एस्टिमेटेड रियलाइजेबल और स्क्रैप वैल्यू, ओ माय गॉड, इसको बोलते हैं एस्टिमेटेड, देखो ध्यान दो, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल, देखो ध्यान से,
इसका भी मतलब समझो क्यों बोलते हैं। रियलाइजेबल वैल्यू, और इसको दूसरा नाम है स्क्रैप वैल्यू। कितना है वो? 40,000। सर स्क्रैप वैल्यू का मतलब तुम समझते हैं, इसको एस्टिमेटेड रियलाइजेबल रियलाइजेबल वैल्यू क्यों बोलते हैं? किसी चीज़ को बेचने पर जो पैसा मुझे मिल सकता है उसको बोलते हैं रियलाइजेबल वैल्यू। मैंने बेच दिया और तब मुझे कुछ पैसा मिला, उसको बोलते हैं रियलाइज्ड वैल्यू। ओह, सुन रहे हो मेरी बात? मैंने किसी चीज़ को बेच दिया और मुझे कुछ पैसा मिला, उसको बोलते हैं रियलाइज्ड वैल्यू। और मैं किसी चीज़ को बेच सकता हूँ और मुझे इतना पैसा मिल सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? रियलाइजेबल वैल्यू। अभी बेचा नहीं है, सिर्फ अनुमान लगाया है। अनुमान को इंग्लिश में बोलते हैं एस्टीमेट, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? एस्टीमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब ये 80,000 का जो हमारा एसेट है, इसको 5 साल बाद अगर हम बेचेंगे तो मुझे कितना पैसा मिल सकता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू, दैट इज व्हाट? 40,000। अब देखो, क्या इस सवाल में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है ये। क्या होता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल टू, बताओ? सर वो होता है डेप्रिसिएशन डिव हाँ, एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट इनटू 100। सर तो एनुअल डेप्रिसिएशन तो पता नहीं है, तो आ जाओ। एनुअल डेप्रिसिएशन क्या होता है? अभी कुछ देर पहले सिखाया था, क्या होता है बताओ? एनुअल डेप्रिसिएशन क्या होता है? एनुअल डेप्रिसिएशन होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इन यूज, जितना उसका यूजफुल लाइफ है। यूजफुल लाइफ। बताओ ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, बोलो ना? 80,000। 80,000 है ना? सॉरी, 8 लाख। 8 लाख है सर। स्क्रैप वैल्यू कितना है? 40,000। कितने साल यूज हो सकता है? 5 ईयर्स। कितना हो गया? 7,60,000 डिवाइड बाय 5 ईयर्स, कितना हो गया? 1,52,000। 1,52,000। ठीक है, ये हो गया आपका 1,52,000। ये हो गया आपको एनुअल डेप्रिसिएशन। तो रेट कैसे निकालोगे? 1,52,000 डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 8 लाख इंटू 100। बताओ कितना आ गया? निकालो ये। 19 8 जा 152 होता है, काटो इसको, 19% आ जाएगा। मान गए? तो आज आपको बहुत कुछ नया नया सीखने का मौका मिला होगा, क्या कहते हो? बहुत कुछ नया सीखने का मौका मिला है, बहुत कुछ। स्क्रैप क्या होता है, डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे। अब एक छोटा सा सवाल मैं आपको होमवर्क देता हूँ करने के लिए, कौन सा? थर्ड एंड फोर्थ। आपसे बने तो अच्छी बात, नहीं बने तो भी अच्छी बात, लेकिन जितनी बातें मैंने आज तक सिखा रखा है उसमें से कुछ भी बातें अगर आप छोड़ दोगे तो बहुत ही बुरा हो जाएगा, वो आप नहीं छोड़ सकते। मान गए? जितनी बातें 2 क्लास में सिखाई है उन सबको असेंबल करके उनका मीनिंग समझ लो। अगर मीनिंग समझे, इनका सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखे ना, तो चैप्टर में आगे चल के खूब मज़ा आएगा आपको। नहीं तो हर जगह स्ट्रगल करते रह जाओगे। स्टार्टिंग के 2 3 क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जस्ट टू गेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द एंटायर चैप्टर। अगर वहाँ पे आप स्ट्रगल कर गए तो इसका मतलब है कि हर जगह आप स्ट्रगल करने वाले हैं। तो इन 4 क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, इतनी छोटी छोटी बातों को रिकैप कीजिए, इसको एब्जॉर्ब कीजिए, एसिमुलेट कीजिए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।